नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम पॉइंट पर। दोस्तों, वैसे तो इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा मन व्यथित है, दुखी है, क्योंकि आपकी तरह मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ और मैंने भी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती का एग्ज़ाम दिया था और मेरे भी उन चुनिंदा बच्चों में से जो कि रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, जिनके अच्छे नंबर बन रहे हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। दोस्तों, आज 18 दिन हो चुके हैं। करीब 30 अक्टूबर को हमारी लास्ट हियरिंग थी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती कोर्ट केस की। और उसके बाद माननीय जज साहब ने ये मामला किसी और बेंच में रेफ़र कर दिया था। आज 18 दिनों बाद या 19 दिन हो चुके हैं, अभी तक इसमें ना तो कोई बेंच का पता चला है कि ये मामला किस बेंच में जाएगा और ना ही इसमें कोई नई सुनवाई की डेट मिली है। दोस्तों, मैं आप सभी से पहले ही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपना विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा और कुछ भी कहने से पहले एक बार ज़रूर से इस वीडियो के सारे जो पक्ष हैं उनको अपने विवेक में लाइएगा, जिससे कि कोई भी नेगेटिविटी फैलने से पहले आपका नुकसान ना हो। दोस्तों, हमारा मकसद सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आपको जो रियलिटी है उससे रूबरू करवाना है। दोस्तों, जैसा कि मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ, तो मैं एक अभ्यर्थी की तरह पहले तो ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि रिज़ल्ट निकले जल्द से जल्द। ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जो उम्र सीमा बढ़ाना चाहते हैं, तो वो अभी ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। दोस्तों, आज हम अगर चेक करें तो ये कम से कम 5:30 बजे का स्क्रीनशॉट लिया है मैंने। इसमें अभी भी कोई नई डेट नहीं आई है। लास्ट जो हमारी हियरिंग हुई थी वो 30 अक्टूबर को हुई थी, आप देख सकते हैं। उसके बाद कोई हियरिंग नहीं हुई और जो लास्ट ऑर्डर आया था वो लिस्ट अनदर बेंच जो लिखा हुआ था, वो भी 30 अक्टूबर को ही माननीय जज साहब ने वो ऑर्डर दिया था। उसके अलावा कोई अब नया ऑर्डर इसमें नहीं आया और कोई अपडेट इसमें नहीं है। तो दोस्तों, शुरुआत से शुरू करते हैं कि सबसे पहले कहाँ पर हम लोग बच्चे इसमें भ्रमित हो गए या कहाँ पर हमसे चूक हो गई जो ये मामला इतना लेट चला गया। दोस्तों, मैं किसी को पर्सनली टारगेट करने के लिए या किसी की वकालत करने या किसी की छवि को साफ़ सुथरा करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है और मैं आप सभी को एक सही राय देने की कोशिश करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, बात करते हैं कि जब इसकी हेयरिंग 1 महीने बाद लगी, क्योंकि 26 सितंबर को इसकी शायद हेयरिंग हुई थी। 26 सितंबर के बाद इसकी हेयरिंग सीधे जहाँ तक मुझे पता है 30 अक्टूबर की लगा दी गई। 30 अक्टूबर की लगाई 26 सितंबर के बाद, तो इस बीच में काफ़ी बड़ा गैप बन गया था सुनवाई का। काफ़ी बड़ा गैप बना तो बच्चे क्या करने लगे, इधर उधर अपना सॉल्यूशन ढूंढने लगे कि किस तरह से जल्दी से हेयरिंग हो और उनका स्टे जल्दी से हटे और रिज़ल्ट आए। तो इस बीच में हमारे जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं राम कंडवाल जी, उन्होंने 26 अक्टूबर को एक संवाद का आयोजन किया देहरादून के गांधी पार्क में। उस संवाद में पहले तो जो तथाकथित नेता बन रहे हैं, ग्रुप के एडमिन हैं व्हाट्सएप ग्रुप के, उन लोगों ने पहले तो इसका सीधा सीधा क्या किया, बॉयकॉट किया, विरोध किया कि नहीं, इसमें नहीं जाना चाहिए। जो बच्चे रिजल्ट निकलवाना चाहते हैं वो इस संवाद में ना जाएं। अब दोस्तों, उनका कहने का मकसद, ना कहने का जो मकसद था वो ये था कि आप इस संवाद में मत जाइए, क्योंकि जो राम कंडवाल जी हैं वे राजनीति करना चाहते हैं और वे इस भर्ती को लटकाना चाहते हैं। दोस्तों, जो राम कंडवाल जी हैं उन्होंने हमारे लिए काफ़ी संघर्ष किया है भर्तियों को निकलवाने के लिए। अभी जो पटवारी पेपर लीक प्रकरण हुआ उसमें उन्होंने पर्दाफाश करने में जो हाकम सिंह गिरोह है उसको लोगों के सामने उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जो लगातार हमारी भर्तियों में अनियमितताएं आयोग और सरकार द्वारा बरती जाती है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। तो ये लोग कहने लग गए कि वो राजनीति कर रहे हैं और आप इस संवाद में ना जाएं। फिर भी कुछ बच्चे गए, जो कि जाना मैं समझता हूँ ज़रूरी भी था। कुछ बच्चे उस संवाद में जाते हैं तो वहाँ पर वो अपनी जो मांग रखते हैं अध्यक्ष जी से कि भैया आप इस केस को वापस ले लीजिए। तो उन्होंने साफ साफ बोला कि वो इस केस में पार्टी नहीं है। इस केस में जो पार्टी हैं वो रोशन सिंह है और अन्य जो बच्चे हैं वो इसमें पार्टी हैं, तो वो इस केस को वापस ले सकते हैं और जिसका अधिकार उनके पास है, ना कि राम कंडवाल के पास। राम कंडवाल हमें एक सॉल्यूशन बताते हैं कि अगर आप जाना चाहें तो कोर्ट जा लीजिए, अपना एक वकील उसमें खड़ा कीजिए और आप भी कोर्ट में अपना एक मतलब हित रख सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। तो उन्होंने साफ साफ कहा बच्चों से कि आप कोर्ट जाइए। आपको मैं 2 रास्ते बताता हूँ, एक तो या आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं
दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको लगता है कि बेरोजगार संघ आपके साथ गलत कर रहा है, तो आप चाहे बेरोजगार संघ का विरोध कीजिए और चाहे सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए आंदोलन कीजिए या जो धरना है वो दीजिए। तो दोस्तों, अगर पहली बात तो अगर राम कंडवाल राम भाई जो हमारे राजनीति कर रहे थे, तो उनकी पब्लिसिटी तो तब भी हो रही होगी जब वो पटवारी पेपर लीक के लिए धरना दे रहे थे। इतना बड़ा उन्होंने महाआंदोलन किया, तो तब आप लोगों ने तब उस टाइम पे उनका आंदोलन बॉयकॉट क्यों नहीं किया कि राम भाई पब्लिसिटी कर रहे हैं, नहीं जाना चाहिए उनके जो आंदोलन हो रहा था देहरादून में पेपर लीक वाला। अगर पब्लिसिटी हो रही थी तो उससे भी पब्लिसिटी कहीं ना कहीं हुई होगी राम कंडवाल जी की, तो उस टाइम आपने उनका बॉयकॉट क्यों नहीं किया? अब आपको लगता है कि वो आंदोलन करवा के हमसे पब्लिसिटी प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने तो साफ साफ कहा कि आप बेरोजगार संघ के खिलाफ ही आंदोलन कर लीजिए, क्या पता सरकार आपका जल्दी मतलब मुद्दा संज्ञान में ले ले। तो आपने क्यों आंदोलन नहीं किया सरकार पर दबाव बनाने के लिए? अगर आप किसी ग्रुप के एडमिन हैं और आप पर 200-300 जितने भी आपके ग्रुप के बच्चे हैं वो आप पे भरोसा करते हैं, आपको जानते हैं, आपकी छवि उनके सामने अच्छी है, तो आप उनको सही राह क्यों नहीं बताते कि आप आंदोलन कीजिए, धरने पर बैठते हैं, सरकार पर मजबूत पैरवी करने का दबाव बनाते हैं, और आप उनको गलत राय देते हैं कि नहीं राम कंडवाल का पुतला जलाओ, राम कंडवाल के खिलाफ उल्टी सीधी बातें लिखते हैं अपने ग्रुप में। ये उल्टी सीधी बातें लिखने से बढ़िया अगर आप उनको सही राह बताते कि आप आंदोलन कीजिए और सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को ये जताते कि हम बच्चे जो ये स्टे लगा हुआ है इससे परेशान हैं, हमारी जो पैरवी की जा रही है उससे हम असंतुष्ट हैं और हमारी मजबूत पैरवी हाईकोर्ट में की जाए। आपने ये किसी बच्चे से नहीं कहा और आप उल्टा सीधा अपने ग्रुप्स में जो है विवाद बच्चों के सामने करते हैं और बच्चों को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाते हैं। ये ठीक है? उसके बाद चलो ये तो आंदोलन वाली बात हो गया कि आंदोलन में बच्चे आएंगे या नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर आपको सहायता भी चाहिए तो मैं आपकी सहायता करूंगा और आप कोर्ट जाइए। तो बच्चे इसमें भी तैयार नहीं हुए। अब जो बच्चे कोर्ट जाना चाहते थे, ग्रुप के एडमिन्स और कुछ बच्चों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया कि नहीं कोर्ट नहीं जाना, कोर्ट अगर आप जाओगे तो कोर्ट जाने से ये भर्ती और लंबी हो जाएगी। अरे भाई, आपको किसने बोला कि ये भर्ती और लंबी हो जाएगी अगर कोर्ट चले जाएंगे? आप इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन का आपने सुना होगा। अगर आप इतने पढ़े लिखे हैं और आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर बन रहे हैं और आपकी इतने बड़े ग्रुप के जो एडमिन हैं या आपकी मतलब जो पहुंच है, ज़्यादा बच्चों तक पकड़ है, तो आपको इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन के बारे में तो पता होना चाहिए। इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन से आप उस केस में पार्टी बनते हैं और आपको पुनर्याचिका डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो हेयरिंग किसी याचिका में हो चुकी है उसी के बीच में आप पार्टी बनेंगे। केस दोबारा सुनने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन डालते तो आप अपना पक्ष डायरेक्ट उसी सुनवाई से रखवा सकते थे जो सुनवाई अगली होने वाली है, ना कि इसके लिए शुरू से सुनवाई होती। तो इतना भी आपको कॉमन सेंस लगाना नहीं आया। आप ये बच्चों को रोकते रहे कि नहीं कोर्ट मत जाओ, इससे हमारा केस और लेट हो जाएगा। और जो तथाकथित समाज सेवी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, तथाकथित समाज सेवी और नेता हैं, उनके चक्कर आप लगाते रहे कि फलाने जी के पास चलते हैं, वो हमारा केस सॉल्व करवा देंगे, फलाने जी के पास चलते हैं। तो उनसे दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है। वो सिर्फ आपका क्रेडिट ले जाएंगे लास्ट में कि हमने आपका स्टे हटवाया। स्टे या तो हटवाएगी, अभी फ़िलहाल तो सरकार ही हटवा सकती है क्योंकि सरकार का वकील है, लेकिन अगर आप अपना वकील कर लेते तो आपको इतना लंबा इंतज़ार झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई एडमिन्स की बात जिन्होंने बच्चों को भड़काया और भ्रमित किया कि आप कोर्ट मत जाओ। अगर आप कोर्ट जाते तो आपका कब का मतलब ये मैटर सॉल्व हो सकता था और स्टे हट सकता था। खास करके जो 30 तारीख की हेयरिंग थी उसमें अगर हमारा वकील होता तो डेफिनेटली आज हम कहीं ना कहीं अपने रिज़ल्ट को प्राप्त कर चुके होते और अपनी नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे होते। अब मैं बात करना चाहता हूँ जो कोचिंग संस्थान वाले हैं और जिन्होंने अपने प्रैक्टिस पेपर बेचे हैं ऑनलाइन माध्यम से, चाहे अपनी कक्षाएं शुरू करी है या अपने बैच बेचे थे। उत्तराखंड पुलिस के मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ उत्तराखंड पुलिस के जिन्होंने भी बैच बेचे या उत्तराखंड पुलिस का सिलेबस पढ़ाया अपनी कोचिंग्स में ऑफलाइन या ऑनलाइन, मैं उन कोचिंग संस्थानों के मालिकों की या जो टीचर्स हैं उनकी बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है और अभी जिन बच्चों ने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती का एग्ज़ाम दिया है, ये उत्तराखंड के इतिहास की संभवतः सबसे बड़ी भर्ती है 2000 पदों पर। कुछ दिनों बाद जब अगर रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद हर कोई अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर और ऑनलाइन ऑफलाइन एड्स में फ़ोटोज़ डालेगा कि हमारे यहाँ से 15 बच्चे सिलेक्ट हो गए कांस्टेबल में, 20 बच्चे सिलेक्ट हो गए। तो दोस्तों, ऐसे चोरों से आप अभी सतर्क हो जाएं। ऐसे चोरों को अपनी फ़ोटो भेजने से साफ मना कर देना। उस टाइम पे मैं गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। वो चोर ही हैं जिन्होंने आपको सिर्फ आपके पैसे लिए, आपको पढ़ाया भी खाना पूर्ति की तरह। आप उनके अभिभावक हैं, आप उनके टीचर हैं।
आपको इस मुश्किल की घड़ी में उनके साथ होना चाहिए था, उनको मार्गदर्शन करना चाहिए था कि बच्चों हम आपके साथ हैं। आप में से कोई, मैं किसी भी टीचर की पर्सनली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे ऑनलाइन ऑफलाइन टीचर्स की बात कर रहा हूँ। कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो बच्चों के सपोर्ट में आया हो कि बच्चों आपके सपोर्ट में हम हैं, आपके लिए हर संभव हम मदद करेंगे। आप अगर आंदोलन करना चाहते हैं तो हम आपको सहयोग करेंगे। आप अगर मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं तो हम आपके साथ आएंगे, या आप अगर कोर्ट भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्या कोर्ट जाना सही रहेगा, नहीं रहेगा, या कोर्ट जाने के लिए वकील की फ़ीस किस तरह से होगी, किसी भी तरह से किसी टीचर ने उनका सपोर्ट नहीं किया। तो मैं उन टीचरों से सवाल पूछना चाहता हूँ, और आप भी उन टीचरों के साथ ही वीडियो शेयर कर देना कि आपको हम केवल पैसा लेने वाला दलाल कहें या ना कहें, आप ये बताइए। आप फ़ोटो खिंचवाने तो आ जाएंगे अगले दिन बच्चों के साथ कि मेरे संस्थान से 15 बच्चे, 20 बच्चे, 25 बच्चे निकले हैं, लेकिन आज आप इस मुश्किल की घड़ी में जब एक बच्चा मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हो चुका है इस रिज़ल्ट के चक्कर में, आप उनके साथ नहीं हैं, तो आपका ज़मीर मर गया है क्या कि आप उनके सपोर्ट में आएँ आगे कि बच्चों, चलो आप कुछ मत कीजिए पर आप उनके सपोर्ट में एक वीडियो तो बना सकते थे। आप उनके साथ कभी आए ही नहीं। बच्चे खुद खुद किसी तरह से मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं, शैलेश बगोली जी के पास अपनी बात पहुँचा रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से उनको कोई सहयोग नहीं मिला। आपने तो अपने, इसका मतलब तो यही है ना, आपको अपने पैसे मिले, आप उनको भूल गए। अब रिज़ल्ट आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो आपके तो फिर मज़े हैं। कई-कई कोचिंग वाले तो ये भी कह रहे हैं कि ऐज बढ़ जाएगी तो हमारा तो बढ़िया है, धंधा चल जाएगा। तो ऐसे कोचिंग संस्थानों से भी दोस्तों आप अगली बार से सावधान रहिएगा। बाकी ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को पर्सनली टारगेट करने का नहीं था। ठीक है दोस्तों, धैर्य बनाए रखें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, किसी भी भड़काऊ और जो सोशल मीडिया के भ्रामक मैसेजेस हैं ग्रुप्स के, और जो भी आपको भड़का रहा है उनकी बातों में ना आए। अगर आपको न्याय दिला सकता है तो केवल हाई कोर्ट दिला सकता है, और वो भी किस माध्यम से दिला सकता है, या तो आप वकील कीजिए या सरकार ही आपको न्याय दिलवाएगी, उसको उनका वकील जब ढंग से पैरवी करेगा तो। अगर आपको न्याय चाहिए तो आपको हाई कोर्ट में या तो अपना वकील लगा लीजिए। अपना वकील नहीं लगा सकते हैं तो सरकार पर दबाव बनाइए और सरकार तक ये बात पहुँचाइए कि हमारे जो केस की पैरवी है वो मजबूती से की जाए। बस यही 2 रास्ते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।